indifference curves? Why are indifference curves convex to the origin? चलिए पता लगाते हैं। Hi everyone, मेरा नाम है साक्षी और हम निकल पड़े हैं एक माइक्रो इकोनॉमिक्स की जर्नी पे और आज के स्टॉप का नाम है इंडिफरेंस कर्व्स। हमने अब तक कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच देखी है जिसमें हम यूटिलिटी या सैटिस्फैक्शन को न्यूमेरिकल टर्म्स में दिखा देते, राइट? लेकिन फिर एक दिन इकोनॉमिस्ट्स ने आकर कहा कि यूटिलिटी तो एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, इसको आप नंबर्स में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ये तो गलत बात हो गई और इसी के साथ हमारी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच साइड हो गई। अब इकोनॉमिस्ट्स एक नई अप्रोच लेकर आए जो कि थी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। उन्होंने कहा कि इंस्टेड ऑफ नंबर्स हम यूटिलिटी को रैंक्स के बेसिस पे डिफाइन करेंगे। ये क्या होता है? राजू को तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया। अब उसे समझाने के लिए हमने एक आसान सा तरीका सोचा। हमने राजू से पूछा कि अगर उसे बर्गर और पिज्जा में से कोई एक चूज करना हो तो वो क्या चूज करेगा? राजू ने फट से जवाब दिया, बर्गर। इससे हमें पता चला कि राजू की फर्स्ट प्रेफरेंस बर्गर होने वाली है और अगर हमें बर्गर और पिज्जा को राजू की प्रेफरेंसेस के हिसाब से बांटना होता तो बर्गर फर्स्ट रैंक पे आता और पिज्जा सेकंड पे। बस यही तो खेल है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच का। यही जो हमारा प्रोसेस था, रैंकिंग इन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। यहाँ तो हमने की दो कमोडिटीज की बात, लेकिन अगर इन्हीं दोनों कमोडिटीज के अलग अलग कॉम्बिनेशंस की बात हो रही होती तो मतलब देखो, अगर एक कॉम्बिनेशन है जिसमें हमारे पास 2 बर्गर्स और 1 पिज्जा का ऑप्शन है और दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें 1.5 पिज्जा और 1 बर्गर का ऑप्शन है। अब सवाल आता है रोहित के पास, क्या रोहित कॉम्बिनेशन 1 चूज करेगा या फिर कॉम्बिनेशन 2 चूज करेगा? चलिए देखते हैं रोहित ये कैसे डिसाइड करेगा। वो यूज करेगा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को। जिस भी कॉम्बिनेशन में उसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी वो उसे चूज कर लेगा। जैसे अगर उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कॉम्बिनेशन 1 में हाई होता तो वो उसे चूज करता, या फिर अगर कॉम्बिनेशन 2 में 1 से ज्यादा होता तो वो 2 चूज करता। लेकिन सोचो अगर एक ऐसी दुनिया है जहां पे इन दोनों से उसे सेम सेटिस्फैक्शन मिलती है, चाहे वो कॉम्बिनेशन 1 ले ले या कॉम्बिनेशन 2, उसकी सेटिस्फैक्शन तो उतनी ही रहने वाली है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में रोहित सोचेगा ठीक है ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता फिर मेरे को कौन सा कॉम्बिनेशन मिलता है, कोई भी मिल जाए, मुझे तो अपनी पूरी सेटिस्फैक्शन मिल रही है, जितनी 1 में मिलनी है उतनी ही 2 में मिल जानी है। बहुत बढ़िया बात है। तो ये जो रोहित का एटीट्यूड है इसे बोलते हैं इंडिफरेंस, यानी कि रोहित अभी जिस स्टेट में है उसे बोलते हैं स्टेट ऑफ इंडिफरेंस। अब ऐसे तो और भी कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं जहां पे रोहित को सेम सेटिस्फैक्शन मिल रही हो। जैसे हमारा कॉम्बिनेशन 1 था 2 बर्गर्स एंड 1 पिज्जा, उसके अलावा हो सकता है 2 पिज्जाज या 4 बर्गर्स, या फिर वही हमारा कॉम्बिनेशन 2 1.5 पिज्जा एंड 1 बर्गर हो सकता है। इन सब से रोहित को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलती हो। इन दैट केस रोहित इन सब कॉम्बिनेशंस की तरफ इनडिफरेंट होगा, उसे फर्क नहीं पड़ेगा उसे कौन सा कॉम्बिनेशन मिलता है। यही सारे पॉइंट्स जिन पे कंज्यूमर इनडिफरेंट हो और उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम ही रहे, इन सबको अगर हम एक ग्राफ पे प्लॉट कर दें तो उस ग्राफ को कहेंगे इनडिफरेंस कर्व। बस इतना सिंपल है। चलो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इनडिफरेंस कर्व रेफर्स टू द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of various alternative combinations of bundles of two goods among which the consumer is indifferent। यहाँ पे हम कोई भी 2 कमोडिटीज के ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस लेते हैं जिनके प्रति कंज्यूमर इंडिफरेंट होगा और उन सारे कॉम्बिनेशंस को ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं। यहाँ पे हमें मेन चीज इंश्योर करनी है कि टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स द सेम। अब इंडिफरेंस कर्व को हम और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि आइसो यूटिलिटी कर्व एंड इक्वल यूटिलिटी कर्व। अब क्योंकि ये ग्राफ है तो चलिए इसकी शेप भी देख लेते हैं। कुछ ऐसा दिखता है इंडिफरेंस कर्व। अब अगर हम इस पे गौर फरमाएं तो हम देखेंगे कि एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, मतलब जैसे हम राइट की तरफ जाते हैं ये नीचे आता जाता है। और दूसरी चीज ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, मतलब ये ओरिजिन की तरफ झुका हुआ है थोड़ा सा। अब ये चीजें क्यों होती है और इंडिफरेंस कर्व ऐसा क्यों दिखता है, यही हमें समझना है आज की वीडियो में। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कॉफी और डोनट्स का। भूख लग गई ना? मुझे भी। चलिए पढ़ाई पे वापस आते हैं। हम एक पॉइंट ए से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमारे पास 3 डोनट्स हैं और 3 कप्स ऑफ कॉफी है।
अब आप लोगों का तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो कॉफी और डोनट्स दोनों ही इतने ज्यादा पसंद है कि जितने आ रहे हैं आने दो। तो अगर मुझे कोई ऑफर करता है कि मैं 5 कॉफी और 5 डोनट्स लूं, ये दूसरा वाला पॉइंट 5 and 5, तो मेरी तो सेटिस्फैक्शन पहले से ज्यादा हो जाने वाली है। मुझे ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने मिलेंगे, मेरी सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगी। सिमिलरली अगर कोई मुझसे मेरे 2 डोनट्स और 2 कॉफी ले लेता है, मतलब ये 1 and 1 वाले पॉइंट पे अगर मुझे ऑफर किया जाता है, तो मेरी सेटिस्फैक्शन कम हो जाएगी, है ना। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे? हम ये देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट ए है, इससे अगर हमें ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करने मिले, मतलब इसके राइट हैंड साइड पे या इसके टॉप साइड पे अगर हमारा ग्राफ जा रहा होगा, तो हमारी सेटिस्फैक्शन बढ़ेगी, क्योंकि दोनों में से एटलीस्ट कोई ना कोई एक प्रोडक्ट तो बढ़ ही रहा होगा। जैसे इस कॉम्बिनेशन में देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास 4 डोनट्स और 3 कप्स ऑफ कॉफी हैं, मतलब मेरे कप्स ऑफ कॉफी तो उतने ही रह रहे हैं और डोनट्स बढ़ गए, बहुत अच्छी बात है। सिमिलरली 8-3 वाले पॉइंट पे मेरे पास 8 डोनट्स है और 3 कप्स ऑफ कॉफी। आई एम वेरी हैप्पी, मेरी कॉफी उतनी ही है और डोनट्स बढ़ रहे हैं। इसी तरह अगर दोनों कमोडिटीज बढ़ रही हो तो क्या ही चाहिए। तो इस ब्लॉक में आने वाले भी कोई भी पॉइंट पे हमारी दोनों कमोडिटीज बढ़ रही होंगी, मतलब मेरी हायर यूटिलिटी होगी। यहाँ तक समझ गए? अब हम आते हैं दूसरी साइड पे। हमारे पॉइंट ए के लेफ्ट बॉटम साइड पे अगर हम कोई सा भी पॉइंट लेते हैं तो हमारी यूटिलिटी कम हो रही होगी। इन जनरल देख लो ना, हमारी कोई ना कोई कमोडिटी का कंजम्पशन तो कम ही हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारी यूटिलिटी कम हो जाएगी। दिस टेल्स अस कि हमारी हायर यूटिलिटी राइट हैंड साइड पे ऊपर है, हमारी लोअर यूटिलिटी लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे है, तो हमारा इंडिफरेंस कर्व उनके बीच में से जाएगा। अब हमारा इंडिफरेंस कर्व इकलौता ऐसा कर्व है जिसपे आने वाले हर पॉइंट पे हमारी सेटिस्फैक्शन सेम रहने वाली है। अगर उसके राइट का कोई भी पॉइंट लिया जाता है तो हमारी यूटिलिटी ज्यादा हो जाएगी, अगर लेफ्ट का कोई भी पॉइंट लिया जाता है तो हमारी यूटिलिटी कम हो जाएगी। ये था हमारा पूरा ग्राफिकल कॉन्सेप्ट। अब अगर इन्हीं सब पॉइंट्स को हम एक टैब्यूलर फॉर्म में दिखाएं या टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन करें इनका, तो जो टेबल बन के आएगी उसे हम कहेंगे इंडिफरेंस शेड्यूल। ये इकोनॉमिक्स का रूल ही है, हर एक टेबल को हम शेड्यूल कहते हैं, हर एक ग्राफ को हम कर्व कहते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे कॉम्बिनेशंस लिख दिया और उनको नाम भी दे दिया है, 1925334291। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट की होगी कि जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ डोनट्स बढ़ते जा रहे हैं, हमारे कप्स ऑफ कॉफी कम होते जा रहे हैं। अब ये तो सीधी सी बात है ना, अगर आपको अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम रखना है तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। और यही बात हमें लेकर आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एमआरएस। एमआरएस बस हमसे पूछता है कि तुम क्या लेकर आए थे और तुम क्या लेकर जाओगे, या फिर तुमने क्या खोया है और क्या पाया है। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। MRS refers to the rate at which commodities can be substituted with each other so that total satisfaction of the consumer remains the same. अब total satisfaction of the consumer remains the same, उससे हमें पता चलता है कि हम indifference curve की बात कर रहे हैं, है ना। उसके अलावा MRS सिर्फ डिटरमाइन करता है कि आप किस रेट पे एक कमोडिटी को दूसरे के लिए सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, मतलब आपको कितना खोना पड़ रहा है एक दूसरी कमोडिटी को थोड़ा सा और गेन करने के लिए। और वहीं से इसका फॉर्मूला आता है, MRS इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स गेन्ड। अब अगर हम अपने एग्जाम्पल में वापस आकर देखें तो हमें 4 कप्स ऑफ कॉफी सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं सिर्फ एक डोनट के लिए, या फिर कहीं पे 1 कप ऑफ कॉफी सैक्रिफाइस करके 5 डोनट्स मिल रहे हैं। तो इससे एक चीज तो साफ हो जाती है कि किसी भी इंडिफरेंस कर्व पे 2 पॉइंट्स के बीच में MRS सेम रहना जरूरी नहीं है। दूसरी चीज जो हम MRS के बारे में नोट करते हैं वो है इसका फॉर्मूला। क्या था? MRS इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स सैक्रिफाइस्ड अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स गेन्ड। अब ग्राफ में जो हमने अभी देखा उसको अगर हम इम्प्लीमेंट करने चाहें तो उसका मतलब क्या हो रहा है कि चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ एक्स एक्सिस, ये दे रहा है हमें MRS। चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, अगर आपको याद हो मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ये किसी भी कर्व के स्लोप को डिटरमाइन करता है और इसीलिए MRS इज द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ये लाइन याद रखना है, ये हो सकता है आपको एग्जाम में पूछ ली जाए। अब इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम अपने शेड्यूल से MRS निकाल लेते हैं।
जब हम कॉम्बिनेशन बी से सी पे आए तो हमारे कप्स ऑफ कॉफी 9 से 5 हो गए, मतलब हमने 4 कप्स ऑफ कॉफी सैक्रिफाइस किए और हमें गेन क्या हुआ, सिर्फ 1 डोनट का। तो हमारा एमआरएस क्या होगा, 4/1 मतलब 4। सिमिलरली जब हम सी से ए पे आए तो 5 से 3 हो गया, मतलब 2 यूनिट सैक्रिफाइस किए, डिवाइडेड बाय 2 से सिर्फ 3 का फायदा हुआ है मतलब 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 2। नेक्स्ट हम ए से डी पे गए, मतलब 3 - 2 डिवाइडेड बाय 4 - 3 1/1 1। एंड डी से ई पे आए तो हमारा 2 से 1 हो गया कप ऑफ कॉफी, यानी कि एक सैक्रिफाइस हुआ, लेकिन हमारे डोनट्स 4 से 9 पे पहुंच गए, मतलब हमें 5 का फायदा हुआ। 1/5 गिव्स यू 0.2। ये हो गई हमारी एमआरएस की वैल्यूज। अब एक बात पे गौर फरमाइएगा, जैसे जैसे हम आगे जाते जाते एमआरएस कम होता जाता है। देखिए 4 था, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया, अब तो सिर्फ 0.2 रह गया है। ऐसा क्यों होता है, चलिए समझते हैं। हमारे फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमारे पास थे 9 कप्स ऑफ कॉफी और 1 डोनट। अब इस पॉइंट पे आपके लिए सोचो वो डोनट कितना ज्यादा प्यारा होगा, क्योंकि सिर्फ एक ही डोनट है लेकिन कॉफी बहुत सारी है, तो हो सकता है कि वो एक एक्स्ट्रा डोनट पाने के लिए चलो 4 कप ऑफ कॉफी गिव अप करने के लिए तैयार हो जाए। अब आपके पास 5 कप्स ऑफ कॉफी हैं और 2 डोनट्स हैं। अब अगर वापस से आपको आके कोई बोले कि मुझे 4 कप्स ऑफ कॉफी दे दो और मैं एक डोनट दूंगा, आप मना कर दोगे, क्योंकि आपके पास भी तो सिर्फ 5 ही बचे हैं ना। अब तो कॉफी भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए थोड़ी। लेकिन अगर आपको डील मिल रही हो कि 2 कप्स ऑफ कॉफी दे दो और एक डोनट मिल जाएगा, तो यू विल बी लाइक चलो ठीक है कोई बात नहीं, कॉफी तो फिर भी 5 थी ना अपने पास, चलो ये भी हो गया। अब हमारे पास 3 कप्स ऑफ कॉफी है और 3 डोनट्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट दोनों। अब अगर आपको आके वापस से कोई ऑफर करेगा कि 2 कॉफीज के लिए एक डोनट, तो आप मना कर दोगे, यू विल बी लाइक चल एक कॉफी दे दूंगा अगर एक डोनट दे दे तो, कॉफी भी तो इंपॉर्टेंट है ना, तो चलो वो भी हो गया। अब आपके पास सिर्फ 2 कॉफीज हैं और 4 डोनट्स हैं। अब तो अगर कोई आपकी कॉफी की तरफ नजर भी डाल ले तो आपने वायलेंट हो जाना है, और भगवान न करे अगर आपको ये वाली कॉफी भी सैक्रिफाइस करनी पड़ गई तो आप तो उसकी पूरी कीमत वसूल करोगे। यू विल बी लाइक यू नो व्हाट, मुझे 5 डोनट्स चाहिए इसके बदले में, सही है ना। तो अब आपने एटीट्यूड में डिफरेंस देखा। शुरू में आप कॉफी इतनी इजीली आप देने के लिए तैयार थे क्योंकि आपके पास बहुत सारी थी, लेकिन इवेंचुअली जब आपके पास डोनट ज्यादा होते गए, कॉफी कम, तो आपके लिए कॉफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई, डोनट्स कम इंपॉर्टेंट हो गए। अरे यही तो सृष्टि का नियम है, जिसके पास जो नहीं होता है या कम होता है उसे वही चाहिए। इसको एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीका हो सकता है मार्जिनल यूटिलिटी। जैसे जैसे आपका डोनट का कंजम्पशन बढ़ता जाता है, आपको हर एडिशनल डोनट से मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है, तो इसीलिए हमारे लिए डोनट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता जितनी कॉफी हो जाती है। और यही सब कहानी की वजह से हमारा एमआरएस गिरता रहता है। देखो, एज वी मूव टुवर्ड्स द राइट ऑन एन इंडिफरेंस कर्व, द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन फॉल्स। यहाँ तक समझे, राइट? अब वो क्या कह रहे हैं कि हर एक एडिशनल यूनिट गेन करने के लिए जो हम सैक्रिफाइस करते हैं वो हमारा धीरे धीरे कम होता जाता है, और यही कारण है क्यों हमारा इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। इजी पीजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये डायग्राम को देखिए, ये ऑरेंज लाइन एक इंडिफरेंस कर्व है जिस पे एक सर्टेन लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता है, ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पे एक और इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करें, जैसे कि ये ग्रे वाली लाइन, तो उस पे हमारा सेटिस्फैक्शन कैसा होगा, चलिए देखते हैं। आइटम 1 के 20 यूनिट्स से कंसिडर करते हैं। हमारी ऑरेंज वाली लाइन में उसके साथ आइटम 2 के 5 यूनिट्स हैं, लेकिन ग्रे वाली लाइन में उसके 8 यूनिट्स हैं। तो हमें समझ आ जाता है कि ग्रे वाली लाइन में हमें ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रही होगी और पूरे इंडिफरेंस कर्व पे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है, मतलब ग्रे वाली लाइन का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑरेंज लाइन से ज्यादा होने वाला है। सिमिलरली अगर हम नीचे एक इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करें तो ब्लू लाइन का सेटिस्फैक्शन ऑरेंज वाली लाइन से कम होने वाला है। इस तरह से जब हम अलग अलग इंडिफरेंस कर्व्स को एक ही ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं तो उसे हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। चलिए इसको देखते हैं कैसे पढ़ा जाता है। Indifference map refers to the family of indifference curve that represents consumer preferences over all the bundles of two goods. कोई भी two goods के consumer preferences के अनुसार जितने भी indifference curves बनेंगे, उन सबको अगर हम एक साथ दिखाते हैं तो उस फैमिली को हम कहते हैं इंडिफरेंस मैप। इजी है, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं।
फर्स्ट है इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये हमने देखा। नेगेटिवली स्लोप्ड क्यों होता है? क्योंकि कुछ पाने के लिए हमें कुछ खोना पड़ता है। और कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है? क्योंकि हमारा MRS डिमिनिश होता रहता है। सेकेंड पॉइंट है हायर इंडिफरेंस कर्व मीन्स हायर सेटिस्फैक्शन। इसको तो हमने जस्ट अभी इंडिफरेंस मैप में कवर कर लिया है ना। तीसरा पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट। ये क्यों होता है? देखिए यहाँ पे दो लाइंस दी गई हैं, ऑरेंज और ग्रे। दोनों पे अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। अब अगर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो जाती हैं तो बाकी सब तो ठीक है, लेकिन वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां पे लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या होगा? कंज्यूमर के दो अलग अलग लेवल्स थोड़ी हो सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रियल लाइफ में आप दो कमोडिटीज का सेम कॉम्बिनेशन कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन आपको दो अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन हो रही है। आप बहुत ज्यादा खुश भी हो और आप थोड़े से खुश भी हो। ऐसे थोड़ी होता है, ये तो चीटिंग हो जाएगी। तो इसीलिए इंडिफरेंस कर्व कभी इंटरसेक्ट करते ही नहीं है। सॉर्टेड। हम ऐसे ही हैप्पी गो लकी जा रहे थे, पर फिर अचानक से राजू आ गया। उसने बोला रुको जरा, सब्र करो, ये बताओ मुझे, तुमने तो फट से मान लिया कि ज्यादा कंजम्पशन मतलब ज्यादा सेटिस्फैक्शन होगी। अगर किसी कंज्यूमर को ऐसा नहीं लगा तो? हमने कहा राजू तुम्हारी समस्या का समाधान है हमारे पास। इसीलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए भी कुछ अजम्पशंस लिए जाते हैं। पहला अजम्पशन है कि हम सिर्फ दो कमोडिटी की बात कर रहे हैं, मतलब सिर्फ दो ही कमोडिटीज है जिन पे कंज्यूमर अपना सारा पैसा स्पेंड करने वाला है। उन दोनों कमोडिटी के प्राइस सेम रहते हैं और कोई तीसरी कमोडिटी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। सेकेंड अजम्पशन है नॉन सेटाइटी का। ये क्या भला है? अरे सेटाइटी नहीं याद, सेटाइटी वाज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट अ कंज्यूमर कैन रीच। हम यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि कंज्यूमर का वो वाला पॉइंट नहीं आया है, क्योंकि उसके बाद से तो उसकी सेटिस्फैक्शन कम होती जाती है। तो अभी इसीलिए हम अज्यूम करते हैं कि वो ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करेगा तो उसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगी। थर्ड हमारा पॉइंट आता है ऑर्डिनल यूटिलिटी का। मतलब हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे कंज्यूमर अपनी प्रेफरेंसेस के बेसिस पे गुड्स को रैंक कर सकता है, क्योंकि अगर उससे कॉम्बिनेशंस की प्रेफरेंस बताने जितना काम नहीं होगा तो ये पूरा सिस्टम ही फेल हो जाने वाला है। फोर्थ हमारा पॉइंट है डिमिनिशिंग MRS। हम समझ गए कि हमारा MRS डिमिनिश क्यों होना जरूरी है, और क्योंकि ये MRS डिमिनिश होता है इसीलिए हमारा कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। फिफ्थ हमारा पॉइंट आता है रैशनल कंज्यूमर। मतलब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो एक रैशनल तरीके से बिहेव करेगा, यानी कि अगर उसे कोई ऑप्शन मिल रहा है अपनी सेटिस्फैक्शन बढ़ाने का या मैक्सिमाइज करने का तो वो ऑप्शन ले लेगा। ये 5 अजम्पशंस हैं हमारे इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट के लिए। ठीक है, समझ गए? अब इतना ही समझ गए हैं तो चलिए क्विज करते हैं। Which of the following is not a property of indifference curve? Not a property है हाँ। It slopes downwards. It is concave to the origin. Two indifference curves cannot intersect with each other. Higher indifference curve represents higher level of satisfaction. देखो यही सवाल मैंने राजू से पूछा था, उसे तो आया नहीं। अब देखते हैं क्या आप राजू से तेज हैं? इसी बात पे एक और सवाल हो जाए। According to ordinal utility approach, the MRS dash when a consumer continues to substitute one commodity for another. A goes on decreasing, B goes on increasing, C remains constant, D anything can happen. राजू अभी तक सोच रहा है, अगर आपको जवाब आ गया है तो आप नीचे जाकर लिख दीजिएगा। चलिए तब तक समराइज कर लेते हैं। What have we learned? पहली चीज हमने सीखी कि कोई भी चॉइस करते हुए हमारी लाइफ में कैसा पॉइंट आ सकता है जब हमारे लिए सारे कॉम्बिनेशंस सेम वैल्यू के रखते हो। उस टाइम को हम कहते हैं स्टेट ऑफ इंडिफरेंस, और उन्हीं सब कॉम्बिनेशंस को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट कर दें तो उसे हम कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। दूसरी चीज हमने सीखी थी जिसके अनुसार अगर हम इंडिफरेंस कर्व के सारे पॉइंट्स की टेबल बना लें तो उसे हम कहते हैं इंडिफरेंस शेड्यूल। वहीं पे हमने MRS के बारे में भी पढ़ा था, जहाँ पे MRS का फॉर्मूला होता था यूनिट सैक्रिफाइस अपॉन यूनिट्स गेन्ड। थर्ड हम आए थे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे, जहाँ पे 3 प्रॉपर्टीज होती थी। फर्स्ट, इंडिफरेंस कर्व इज नेगेटिवली स्लोप्ड एंड कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स क्यों? बिकॉज MRS डिमिनिश होता है। सेकेंड, हायर इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू हायर सेटिस्फैक्शन। इसके लिए हम लोगों ने इंडिफरेंस मैप का पूरा कॉन्सेप्ट सीखा था। एंड थर्ड, इंडिफरेंस कर्व्स डू नॉट इंटरसेक्ट।
और लास्ट हम आ गए थे उसके अजम्पशंस पे, जहां पे हम सिर्फ दो कमोडिटी की बात कर रहे हैं। कंज्यूमर का हाईएस्ट पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं आया है। एक ऑर्डिनल यूटिलिटी का सिस्टम है जहां पे एमआरएस हमेशा डिमिनिश होता रहता है और ये सब एक रैशनल कंज्यूमर डिसाइड करता है। आई होप आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, क्योंकि टाइम आ गए हैं आंसर्स डिस्कस करने का। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व? उसका आंसर है बी, इट इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। क्यों? क्योंकि हमें पता है इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होते हैं। तो ये पॉइंट गलत है, लेकिन ये आंसर सही है। सेकेंड, अकॉर्डिंग टू ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, द एमआरएस goes on decreasing when a consumer continues to substitute one commodity for another. एमआरएस डिमिनिश होता है, यही तो सीखा था हमने। अब इसके साथ आ जाते हैं हम अपने बोनस क्वेश्चन पे, जिसके साथ हमने ये वीडियो शुरू की थी। Why are indifference curves convex to the origin? क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? क्या है मेन रीजन? मुझे नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा। अब आज हमने पूरा इंडिफरेंस कर्व के बारे में सीखा। इसका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से क्या ताल्लुक है? अजी ताल्लुक है, और क्या ताल्लुक है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे अपने लाइक्स और कमेंट से प्लीज बताते रहिएगा कि आपको ये कैसी लगी। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग, बाय बाय।